हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में। और जैसे कि आप बच्चों की बहुत ही डिमांड आ रही थी कि सर वन शॉट आप लेके आइए, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। चाहे फिर अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन की अपलोड हो चुकी है, और आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की भी अपलोड हो चुकी है, और बहुत जल्दी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की भी अपलोड होने वाली है, और आज डिफरेंशियल इक्वेशन की अपलोड हो चुकी है। और आज हम जो अपलोड करने वाले हैं, पहले तो रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। आज हम वन शॉट बना रहे हैं किसकी सर? 3D की। तो वन शॉट ऑफ 3D आपके सामने लिखा ही है, वन शॉट ऑफ 3D। और सारे इसमें मैं कंसेप्ट कराने वाला हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने वाला हूं, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख भी रखा था क्या क्या कवर कराने वाले हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल ही है वन शॉट ऑफ 3D। और 3D में जितना बाकी टीचर्स ने कराया है, आपको यकीन मानना उनसे कुछ ना कुछ जरूर अलग मिलेगा, और एक 3D को पढ़ने का अंदाज बहुत ही अलग मिलेगा। जैसे कि अब तक 11वीं क्लास में आपने केवल 2D पढ़ी है, 3D अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, 3D कुछ नहीं, जैसे 2D है वैसे ही 3D है, बस 3D में एक नई डायमेंशन जुड़ जाती है। जैसे कि आजकल के बच्चे तो थिएटर में जब मूवी देखते ही हैं 3D में, तो 3D में क्या होता है, ऐसे ही नहीं कि कोई अगर स्टार खड़ा है या कोई एक्टर है तो उसकी 2D में जो आप नॉर्मल टीवी में मूवी देखते हो तो उसके पीछे की साइड क्या है वो नहीं आपको दिखाई देती, लेकिन 3D में उसके पीछे की साइड भी आपको दिखाई देती है। बात समझ रहे हो? जैसे घोड़ा दौड़ टुकड़ 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 दौड़ता हुआ दिखाई देता है 2D में, ऐसे भाग रहा है। 3D में आपको ऐसा लगा जैसे आप ही के सर के ऊपर से गुजर जा रहा है। 3D में देखिए ना आपने मूवी। हाँ, वैसे आजकल तो 5D का जमाना है, 5D 7D आ गया है। 3D तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन अगर 3D नहीं पढ़ोगे तो 5D तक कैसे पहुंच पाओगे? तो बहुत ही जोरदार से स्वागत कीजिए 3D का, और ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। एक बार वैसे मैं आपको बता तो पहले ही दिया है मैंने कि हम इस स्लाइड में क्या क्या, इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3D के, सारे मैं इसमें कवर करने वाला हूं। उसके साथ में सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कवर करने वाले हैं, और सर पीवाई को सैंपल पेपर एंड मच मोर। मतलब कि ये है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, इसको पढ़ने के बाद उसको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यकीन मानना, कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास में करने वाला हूं। ठीक है सर, देखते रहे। और सीयूटी तो बहुत छोटी बात है, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, गारंटेड नहीं छोटा है, गारंटेड, प्रोवाइडेड कि जितना मैं कंसेप्ट करा रहा हूं तो उस कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर ले। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम कुतरते तो बहुत हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे चूहा होता है ना, वो कागज तो बहुत कुतर लेता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो तुम इधर उधर इधर उधर पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन एक चीज को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करते हो। तो ध्यान से डाइजेस्ट करना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। भाई इस चैप्टर की ये बैकबोन है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा और वो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं तो प्लीज मत करना, अदरवाइज आप बहुत गड़बड़ कर दोगे। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशो को समझने से पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। इससे ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है? थ्री डी की बात करते हैं तो आपने अभी तक 2D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ी है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या है हमारी? ये रही। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं ये भी देख लो जरा। इस वाली को बोलते हैं हम 3D में एक्स, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ लिया है उनको बहुत अच्छे से पता है कि सर एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर लगाते हैं हम आई कैप लगाते हैं। यूनिट वेक्टर सर डायरेक्शन को दिखाता है। इसके साथ हम जे कैप लगाते हैं सर, और इसके साथ हम के कैप लगाते हैं सर। आई जे के केवल यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर वे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इनका काम केवल और केवल डायरेक्शन दिखाने का होता है। जस्ट इमेजिन करो
कि कहीं स्पेस में कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z और आपको दिखाई दे रहा सर ये क्या है मेरा सर ओरिजिन है। ठीक है, अब इस ओरिजिन से अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं, वेक्टर OP तो क्या होगा सर x i कैप, y j कैप और प्लस z कैप। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई जिन बच्चों ने अभी तक वेक्टर का v भी नहीं पढ़ा है तो कृपया वो डायरेक्ट वीडियो पर जंप ना करें, क्योंकि चैप्टर का नाम है वेक्टर 3D और ये दोनों आपस में गुत्था है, उसका जोड़ा उसके जोड़े से मिला हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसका जोड़ा पकड़ने के लिए पहले इसके जोड़े को सुलझाओ, तभी तो आपस में गुत्थी को समझेंगे। तो जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है डायरेक्ट प्लीज जंप ना करना इसमें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और कमेंट में आप भर भर के गाली और देके जाओगे कि टीचर बकवास पढ़ाता है, ये फलाना ढिंगा, फिर गाली दोगे तुम। तो इससे अच्छा है कि पहले ही भाई स्किप कर देना वीडियो, क्योंकि बिना वेक्टर के 3D नहीं आ सकती। ठीक है, अब मेरे पास में कोई स्पेस में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। 3D की बात कर रहे हैं हम। अब सिंपल सा समझो, जहां आप कमरे में बैठे हो, जरा देखो कमरे का कॉर्नर देखो कोई सा भी। ठीक है, उस कमरे के कॉर्नर में जो एक ऐसे दीवार है वो x एक्सिस मानो आप, जो ऐसे दीवार जा रही है उसको y एक्सिस मानो, और जो ऊपर की साइड जा रही है सर उसको z एक्सिस मानो आप। तो x ये हो गई, y ये हो गई और z ये हो गई। अब सर जब मैं कह रहा हूं कि कहीं स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है और ओरिजिन से इसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर आपके सामने लिख दिया मैंने, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप। लेकिन सर अभी 3D आपने बात तो कर दी, लेकिन अभी कुछ 3D वाली फील नहीं आई। ये तो पॉइंट ये फलाना ढिंगा तो सर हम 2D में ही पढ़ रहे थे, यहाँ क्या नया है? तो वही समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से फील, बेटा फील बहुत जरूरी है जीवन में, बिना फील का कोई काम नहीं होता। जरा ध्यान से देख कि जहां तो कॉर्नर में बैठा है ये क्या होगी, मेरी x एक्सिस हो गई, उस कॉर्नर में जो बैठा है तो वो y एक्सिस होगी, और जो दीवार ऊपर जा रही है वो कौन सी होगी, z एक्सिस होगी। और स्पेस में किसी पॉइंट, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तेरे ही सर के ऊपर की बात कर रहा हूं। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं होता ऊपर वाला, तेरे सर के ऊपर भी स्पेस ही है, वो समझना है मेरी बात। और जिसको तो स्पेस देता है बैठाने का वो भी स्पेस ही होता है, जिसके साथ तो बैठता है बैठती है। तो बात सिंपल सी इतनी है कि अगर कोई तेरे सर के ऊपर कोई मच्छर है सर क्या बात कर दे, हाँ सपोज कर तेरे कमरे में तेरे सर के ऊपर कोई मच्छर है, ठीक है, और मैं तेरे से पूछूं इस मच्छर के कोऑर्डिनेट बता दे मेरे को, तू तो कैसे बताएगा? सर कोऑर्डिनेट होते क्या, हमने 2D में पढ़ रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट आर नथिंग बट एड्रेस ऑफ द पॉइंट। भाई किसी भी पॉइंट के क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तूने पढ़ा होगा। तो एक बात बता, सबसे पहले तो क्या देखेगा कि सर एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा इधर आएगा, एक्स एक्सिस पर कहां है, फिर थोड़ा सा वाई एक्सिस पे चलेगा, सर वाई एक्सिस पे कहां है, फिर थोड़ा हाइट पे ऊपर जाएगा कि सर जेड एक्सिस पे यहां। तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है और जेड कोऑर्डिनेट इतना है, तब तो उस मच्छर के कोऑर्डिनेट बता पाएगा कि एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पर जब हम इतना चलेंगे, एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे इतना चलेंगे और जेड एक्सिस पर इतना चलेंगे तो हम मच्छर तक पहुंच जाएंगे। 3D वाली फील आई या नहीं आई? अभी आई या नहीं भाई, कमेंट में करके बता, आई या नहीं आई। तो जब भी तेरे को लगे कि 3D तेरे को डिफिकल्ट लग रही है, मच्छर को इमेजिन कर लेना जो तेरे पे सर पे बैठा है ऐसे, और मार मत देना उसको बेचारे को, क्यों हत्या करने पे लगा हुआ है। तो अगर तेरे को मच्छर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसका मतलब तेरे को 3D की जरूरत पड़ेगी कि एक्स एक्सिस पे वो कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है और जेड एक्सिस पे हाइट पे कितना है। मजा आया नहीं आया? अभी भी आएगा यार, क्यों नहीं आएगा मजा, बिल्कुल। तो ऐसे ही कहीं मच्छर का मतलब कोई पॉइंट ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो ये वेक्टर ए किसके इक्वल हो गया सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो तेरा स्पेस पॉइंट जो स्पेस में रखा है, ये तेरा एक्स एक्सिस के साथ तो कुछ एंगल बनाएगा सर, कुछ ना कुछ तो एंगल सर ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, उस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है सर। ये वाई एक्सिस के साथ सर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है सर, वाई ये भी मान लिया सर। ये जेड एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा सर, वो भी मान लिया, उसको मानने से पूछकर मैंने गामा,
अल्फा बीटा गामा। ध्यान रखना है ये स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने ये लिख लिया है, वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वो वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और वो जेड एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब क्योंकि ये पॉइंट स्पेस में है, एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा। सर बात इतनी सही है हमारी। अब सर ये एंगल तो बना रहा है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है सर, इसमें सर हमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि सर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। लेकिन अब अगर मैं ये एंगल कोस की टर्म में ले लूं, आप पता है ना कोस को कोसाइन में भी बोलते हैं हम, तो अगर ये मैं एंगल कोस की टर्म में ले लूं, मतलब क्या ले लूं, कोस अल्फा, क्या ले लूं, कोस अल्फा। तेरे को डेरिवेशन भी करा के दिखा रहा हूं कि कहां डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला कहां से क्या आ रहा है, क्या ले लूं, कोस अल्फा। अब तेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा है तूने वेक्टर में कि वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्या आती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कोस थीटा। तो अगर मैं यहां से कोस थीटा निकालू कितना आएगा सर, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। मैं क्या ले रहा हूं, मुझे समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के साथ सर कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। लेकिन सर अगर मैं इसका एंगल कोस की टर्म में ले लूं, और क्योंकि ये क्या है डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेक्टर क्या है डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। और कोस होता क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब एक बात बता, कोस अल्फा ये वेक्टर क्या है सर मेरा, ये वेक्टर क्या है भाई, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा सर मेरा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर डॉट किसके साथ करूं, वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या, ये आई कैप, आई कैप तेरा वेक्टर है, हाँ आई कैप तेरा वेक्टर है, तो क्या सर डॉट वेक्टर आई। यहां पे क्या सर, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है क्या, डेरिवेशन करा के दिखा रहा हूं, बिल्कुल बात डिटेल में समझा रहा हूं भाई, समझते रहे बस। ये क्या सर, जेड स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। ये क्या है सर मेरा दूसरा यूनिट वेक्टर। अब एक बात तेरे को बहुत अच्छे से पता है, आई कैप क्या होता है सर, आई कैप होता है वेक्टर आई अपॉन वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, इतनी बात पता है। तो आई कैप के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, जरा ध्यान दे, जरा कर तो मैं यही देता, लेकिन फिर भी ले एक स्टेप और कर देता हूं मैं, जेड के कैप, इसका मतलब क्या आई कैप का सर, वेक्टर आई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये ले, नीचे इसका मैग्नीट्यूड सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। यहां पे क्या चल रहा है सर मेरा, कोस अल्फा। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल सही है बात। अब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है, आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, वाई के कोफिशिएंट की वाई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ और के कोफिशिएंट की के साथ। सर यहाँ जे आई जे के तो है नहीं, इसका मतलब 0 0 है, तो एक्स की मल्टीप्लाई किसमें होगी, इसमें, तो बचेगा क्या मेरे पास, केवल एक्स ऊपर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है सर 1, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या है सर, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या आ गया सर हमारा, कोस अल्फा। सिमिलरली लिख दूं क्या, सिमिलरली कोस बीटा क्या आएगा सर हमारा, सिमिलरली सर कोस बीटा आएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोस गामा क्या आएगा सर मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी फ्लो में हो जाता है कई बार, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो कोस
कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है सर, ये है, वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है सर, ये है, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है सर, ये है। इतनी बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो भाई एक चीज और सुनो सर, हम इसको कोस अल्फा को बोल देते हैं, नोट करने के लिए इसको एक नाम दूसरा दे देते हैं हम इन जनरल, कि कोस अल्फा को बोल देते हैं भाई हम यहाँ पे एल, कोस बीटा को बोल देते हैं सर हम एम, नाम है बस और कुछ नहीं, और कोस गामा को बोल देते हैं हम एन। तो एल एम एन आर डायरेक्शन रेशो ऑफ एनी वेक्टर। एल एम एन रिप्रेजेंट्स, एल एम एन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करती हैं एल एम और एन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, ध्यान रखना, जरा दोबारा समझा देता हूं। मेरा कोई पॉइंट पी था जिसका कोऑर्डिनेट थे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ओरिजिन था, यहां से उसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर यहां से मैंने डेरिवेशन करा के दिखा दिया। लेकिन आपको जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मुझे कुछ भी दे रखा हो, मुझे कोई वेक्टर दे रखा हो, मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है उस वेक्टर की, तो क्या होगा, कोस अल्फा होगा, मतलब एल क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे नेचर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और एक्स वाई जेड आई जे के कोफिशिएंट है। तो कई बार तुम्हें जो है ना वो कोई वेक्टर दे देगा और आपसे डायरेक्शन कोसाइन निकलवा लेगा। तो अगर आपके पास में कोई वेक्टर हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दोगे फटाफट फटाफट। अब वो आया कहां से, डायरेक्शन कोसाइन ही हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हम उसका उस डायरेक्शन का हम क्या निकाल रहे थे सर, एंगल निकाल रहे थे, और जब हम एंगल को उसके टर्म में निकाल रहे थे इसलिए हम सर उसको डायरेक्शन कोसाइन निकाल बोल रहे थे। क्योंकि सर कोस अल्फा ये कैसा आया, क्योंकि सर हमने डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वाले चैप्टर में सर हमने पढ़ रखी है सर, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और सर दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है, आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ, जे के कोफिशिएंट की के के साथ, क्योंकि सर यहाँ पे जे का कोफिशिएंट भी जीरो, के का कोफिशिएंट भी जीरो, इसलिए सर केवल केवल आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट के साथ हुई है। और जब यहां बीटा में देखूंगा तो वहां पे आई और के का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, और जब मैं के काउस गामा की बात करूंगा आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, के का कोफिशिएंट बचेगा वहां पे, इसलिए सर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इस तरह से सर हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाते हैं। तो मेरे बच्चों क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया डायरेक्शन कोसाइन वाला? सर मजा आ गया बिल्कुल आपका पढ़ के, अब पढ़ाते सर इतने अंदाज में हो मजा ही आ जाता है। तो सर ये था हमारे साथ में डायरेक्शन कोसाइन। अब सर आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिर डायरेक्शन रेशो पे आते हैं, जरा देखिए क्या है बात। सपोज करो, इसका भी प्रूफ ही करा देता हूं। सपोज करो एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, क्या सर एल क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन? सर एल होगा 1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये निकल गया सर। तो एल आ गया सर हमारा 1/√3। सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक बार बताओ एम क्या है सर, इसका एम क्या होगा सर, -1 अपॉन नीचे इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो सर ये आ गया माइनस का 1/√3। सर इतनी में हमें कोई दिक्कत नहीं। और सर जब हम एन निकालने गए, एन क्या आएगा सर, ये भी 1/√3 आएगा क्योंकि प्लस है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, एल कितना है सर मेरा 1/√3। तो एक बात बताओ 1/√3 का स्क्वायर ये कितना है सर मेरा -1/√3, तो -1/√3 का स्क्वायर करते हैं, फिर सर 1/√3 का स्क्वायर करते हैं हम। तो एक बात बताओ 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 1/3 आएगा। सर इसका भी स्क्वायर करके 1/3 आएगा, इसका भी स्क्वायर करके 1/3 आएगा। सारा मैंने एलसीएम ले लिया सर, ये 1 + 1 + 1 कितना आ गया सर, 3/3 आ गया। इससे ये कट गया, आंसर सर 1 आ गया। इसका मतलब सर निचोड़ क्या हुआ, निचोड़ भैया निचोड़ ये हुआ, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाना चाह रहा था, मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाह रहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 1 होता है, इतनी सी बात के लिए। लेकिन सर आपने तामझाम फैला दिया। भैया
सब्जी बनाने के लिए सारे मसाले धीरे 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 इकट्ठे करने पड़ते हैं पहले, फिर उसमें से धीरे धीरे जितना नमक है, जितनी मिर्ची है, जितना हरा धनिया है, जितना गरम मसाला है, जितना पनीर मसाला है, सब धीरे धीरे प्रोपोर्शन में डाला जाएगा। समझ रहे हो क्या बात हो? भावनाएं समझो दोस्तों, भावनाएं, भावनाएं बहुत जरूरी है। भावना की बात नहीं कर रहा, भावनाएं। तुम भावना के पीछे पड़ जाओगे बेचारी के। तो मैं भावना की बात नहीं कर रहा, भावनाओं की बात कर रहा हूं, इमोशंस की बात कर रहा हूं दोस्तों। समझो जरा ध्यान से। तो निचोड़ ये हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब इतना सा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन को हम डी सीज भी बोल देते हैं, इज 1। वो नहीं, बी सीज नहीं, डी सीज, बायोलॉजी वाला डी सीज नहीं, डी सीज, ये वाला डी सीज, सम ऑफ डी सीज, डी सी और ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, डी सीज, नॉट बी सीज और नॉट डिसीज। बात समझे हो क्या? तो आगे बढ़ते हैं सर डायरेक्शन रेशो। अब सर ये डायरेक्शन रेशो क्या बला है? बला नहीं है, जरा ध्यान से समझो बस, अभी फील आएगी तुम्हें। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, ठीक है सर, लिख देता हूं डेफिनेशन में। 3 numbers which are नहीं, which are, क्या समझ रहे? तो which are in proportion, 3 number which are in proportion to direction cosine। सर आपने जो लिखा घंटा समझ में नहीं आया, अभी आएगा। सपोज कर L डायरेक्शन कोसाइन है, M भी डायरेक्शन कोसाइन है, N भी डायरेक्शन कोसाइन है। अगर L को मैं किसी नंबर डिवाइड करूं A से, M को किसी नंबर से डिवाइड करूं B से, और N को डिवाइड करूं किसी नंबर C से, L को किसी नंबर डिवाइड करूं A से, M को डिवाइड करूं किसी नंबर B से, और N को डिवाइड करूं किसी नंबर C से, तो इन तीनों नंबर से डायरेक्शन कोसाइन को डिवाइड करने के बाद अगर सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, उसी को बोलते हैं हम क्या 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 क्या? डायरेक्शन रेशो। तो एक बार बताओ, L अपॉन ए कोई सेम नंबर आएगा, M अपॉन बी सेम नंबर आएगा, N अपॉन सी सेम नंबर आएगा। तो सेम प्रोपोर्शन को कुछ लैम्बडा बोल सकता हूं मैं? फिर बोल तो सकते हैं। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। एक बात बताओ, अगर मैंने एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी नंबर की डायरेक्शन कोसाइन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है कितनी कितनी ले भाई? 1। अभी लेते हैं 3 9 3 नहीं 2 लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 3 से तब भी रिजल्ट सेम आएगा, 2 को डिवाइड करूं 6 से तब भी रिजल्ट सेम आएगा, और 3 को डिवाइड करूं 9 से तब भी रिजल्ट सेम आएगा। देख लो डिवाइड करके, 2 3 या 6 और 3 3 या 9। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन को जब मैंने 3 अलग अलग नंबर से डिवाइड करा, L को अलग नंबर से, M को अलग नंबर से, N को अलग नंबर से, तीनों को डिवाइड करने के बाद में प्रोपोर्शन से सेम आ रहा है, प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। इसलिए, और क्योंकि जो ये 3 नंबर हैं ये किस में सर? रेशो में है, इसलिए। और किसके रेशो में सर? डायरेक्शन कोसाइन के रेशो में है, इसलिए सर इसका नाम पड़ गया डायरेक्शन रेशोस। सो डायरेक्शन रेशोस आर नथिंग which are, these are 3 number which are in proportion to direction cosine। इतनी सी डेफिनेशन सर, और कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सही बात समझ में आती है।
अब जरा और ध्यान दो, अब जरा और ध्यान दो। सपोज करो कोई वेक्टर ए है, सपोज करो कोई वेक्टर ए है, ध्यान से समझना भाई, कोई वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है सर, इसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है। तो सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए और अपॉन में सर उसका मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो सर वेक्टर ए तो हमारा कितना होगा सर, हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, इसका सर इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और वैसे भी एक्स का तो आजकल स्क्वायर क्या बाई क्वाड्रेटिक ट्रिपल ट्रिपल पता नहीं कितनी हो जाती हैं आजकल, कोई गिनती ही नहीं है उसकी। ये हो गया। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या इस यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स आई, भाई आपको पता है डिनोमिनेटर तो किसी एक का सगा होता नहीं, ये सबके साथ में हमने संबंध बनाना चाहता है, ये किसी का सगा नहीं है डिनोमिनेटर, ये तीनों के पास में जाएगा एक्स आई, और यहाँ पे क्या सर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हो। वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जेड के कैप, और यहाँ पे कितना सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। सर इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से बताओ, अभी अभी जब मैंने लास्ट स्लाइड पर आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखवाए थे, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या थे सर, आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट वो और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, एम क्या था सर जे का कोएफिशिएंट नीचे उसका मैग्नीट्यूड, एन क्या था सर, एन भी क्या था सर के का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड। जरा ध्यान से देखना, आई का कोएफिशिएंट एक्स और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, जे अब जे वाई क्या है जे का कोएफिशिएंट नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, के ये क्या है, तो भाई इसका मतलब सर ये तो डायरेक्शन कोसाइन लिखे हुए हैं। जरा ध्यान से देखना दिमाग का, ये तो सर डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन भी कौन सा सर, एल। सर ये तो एम लिखा हुआ है। बोले सर ये भी बात आपकी सही है। सर ये तो एन लिखा हुआ है। हाँ भाई ये भी बात तेरी सही है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका निचोड़ क्या हुआ, तो भाई इसका निचोड़ ये हुआ इन यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई जे के रिप्रेजेंट्स क्या, डीसीज। हाँ, आई का कोफिशिएंट एल को रिप्रेजेंट करेगा, जे का कोफिशिएंट एम को रिप्रेजेंट करेगा, के का कोफिशिएंट एन को रिप्रेजेंट करेगा। सर इस बात से बिल्कुल जाहिर है कि सर आपने प्रूफ करके भी दिखा दिया है। अगर हमारे पास में कोई भी सर यूनिट वेक्टर होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि इस यूनिट वेक्टर में से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाओ, तो सर अब आपने हमें बता दिया है कि इस डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल सा है सर, आई का कोफिशिएंट एल होगा, जे का कोफिशिएंट एम होगा, के का कोफिशिएंट एन होगा। तो सर अगर उसने वेक्टर दे दिया तो सर हम यूनिट वेक्टर निकाल बना के आई जे के कोफिशिएंट से डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। इसमें सर इतनी सिरदर्दी की बात ही नहीं है। क्या समझे? तो ध्यान रखना, निचोड़ सिंपल से इतना, मैं डायरेक्ट भी लिखवा देता कि किसी भी यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, लेकिन सर उसको फील नहीं कर पाते। लिखवाने को मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था कि अगर आपके पास में यूनिट वेक्टर गिवन हो, उस यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट हो और आई जे के कोफिशिएंट सर क्या डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर हम पढ़ लेते, फील नहीं आती। और दोस्तों बिना फील के साथ में कुछ नहीं होता, इसलिए फीलिंग बहुत जरूरी है। केवल एक पर्सन के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए भी फीलिंग होती है। बावले आदमी केवल एक इंसान के लिए फीलिंग रखे हुए, अरे फीलिंग वो बांटो भाई, एक के लिए कब तक रखोगे जब तुम्हारे लिए नहीं रख रहा हो। तो क्या हुआ यूनिट वेक्टर में सर आई जे के कोफिशिएंट, सर यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट सर हमें
डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। अब जरा इधर ध्यान दो, अब जरा इधर ध्यान दो। क्या ध्यान दो भाई? इधर ध्यान दो। यहां पे सर एक बात बताओ, क्या सर, क्या बताएं, ये बताओ एल क्या होगा सर? ये सर एल होगा एक्स अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? एल जो कोस अल्फा क्या होगा सर? एक्स अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो है सर। एम भी क्या होगा? एम होगा सर वेक्टर वाई अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बात बस सही है सर। सर एन क्या होगा सर? जेड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सर इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दें, एल अपॉन एक्स क्या आ रहा है सर मेरा? 1 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बात सही है सर। एम अपॉन वाई क्या आ रहा है सर मेरा? ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बताने वाला हूं, रटना पड़ेगा वरना फिर। 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। और सर एन अपॉन जेड क्या होगा सर? 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। एक बात बता जरा ध्यान से, अभी लिखवाया था मैंने तेरे को एक, तो एल क्या है सर? मैं डायरेक्शन कोसाइन है, नीचे किससे डिवाइड कर रहा हूँ? किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। एम क्या है सर? मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, नीचे सर क्या है सर? वाई, वाई क्या है? एक नंबर, उससे डिवाइड कर रहा हूँ। एन क्या है सर? मेरा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? जेड से। जेड क्या है सर? एक नंबर है। तो जब मैं डायरेक्शन कोसाइन को किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, एम को डायरेक्शन कोसाइन उसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, एन जो मेरा डायरेक्शन कोसाइन उसको किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और इन नंबर से डिवाइड करने के बाद में रिजल्ट क्या रहा? 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है सर? सर जब हम किसी डायरेक्शन कोसाइन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अलग अलग नंबर से, जब एल को किसी नंबर से डिवाइड करा, एम को किसी नंबर से डिवाइड करा, एन को किसी नंबर से डिवाइड करा, और तीनों को अलग अलग नंबर से डिवाइड करने के बाद में अगर प्रोपोर्शन सेम है सर, अभी आपने बताया सर, आता रिजल्ट क्या है सर? वो नंबर क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो होते हैं सर। अभी आपने बताया था कि जब जब हम एल एम एन जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है उनको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, नंबर से डिवाइड करने के बाद प्रोपोर्शन सेम आता है, तो सर जो वो नंबर होते हैं उन्हीं को सर हम डायरेक्शन रेशो कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से रेशो में आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन रेशो बोल देते हैं। तो एल अपॉन एक्स, एम अपॉन वाई, एन अपॉन जेड भी तो इक्वल ही है, सेम प्रोपोर्शन आ रहा है। इसका निचोड़ क्या हुआ जरा ध्यान दे मेरे भाई, वरना फिर तू हो जाएगा कंफ्यूज। तो भैया निचोड़ ये हुआ, जरा देख जरा, यहां मैंने एक वेक्टर लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिखा था यहीं से मैंने लिख के आया मेरा एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, एम क्या है? वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, एन क्या है सर? जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, एल अपॉन एक्स, एम अपॉन वाई, एन अपॉन जेड, तीनों का प्रोपोर्शन सर सेम आ रहा है। तो एक्स वाई जेड ये है क्या सर? एक्स है आई का कोएफिशिएंट, वाई क्या है सर? जे का कोएफिशिएंट, और जेड है क्या सर? मेरा के का कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर मेरे पास में कोई भी वेक्टर गिवन हो उसमें जो आई जे के कोएफिशिएंट होते हैं सर वे मेरे डायरेक्शन रेशो होते हैं। ये क्या बोलते सर? हाँ, जब मैंने यहां बोला था कि अगर मेरे पास में कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट क्या होते थे? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अगर मेरे पास में कोई नॉर्मल वेक्टर आ जाए और उसमें आई जे के कोएफिशिएंट की बात चल रही हो तो वो क्या होते हैं सर? हमारे डायरेक्शन रेशो। तो कई बार आपको एग्जामिनर घुमाएगा, कई बार आपको कोई वेक्टर दे देगा, आपसे पूछेगा डायरेक्शन रेशो निकालो इसके, और कई बार आपको डायरेक्शन रेशो देगा, बोलेगा इसका वेक्टर बना के दिखाओ। तो बात समझ में आई? तो अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर से सर हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशो। क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशो। बात समझ में आई? तो किसी भी वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशो होते हैं, यूनिट वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं सर। कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, भाई प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखवा सकता था पॉइंट को एक लाइन में। आई जे के आर क्या? डायरेक्शन रेशोस। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट लिखवा सकता था एक एक लाइन में, लेकिन अगेन वही वाली बात, फील नहीं कर पाते आप, और मेरे लिए आपको सब्जेक्ट में फील दिलाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको फील नहीं दिलाई तो क्या फायदा फिर पढ़ाने का?
बात कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनमें रिलेशन क्या है। हाँ भैया तुम ये रिलेशनशिप में नहीं आते हो, ये भी रिलेशनशिप में है, तो इनमें रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में कोस क्या है? तो सपोज करो अगर मुझे कोई वेक्टर दे दिया x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप। अब आपको पता है सर x y z क्या है सर? हमारे डी आर्स हैं सर हमारे। क्या है सर? हमारे डी आर्स हैं सर हमारे। क्या है सर? हमारे डी आर्स। क्या है सर? हमारे डी आर्स हैं। तो एक बात बताओ, L अपॉन एक्स, वाई अपॉन एम और जेड अपॉन LMN, गलत लिख दिया सॉरी मैंने, L अपॉन एक्स, M अपॉन वाई और N अपॉन जेड, तीनों का प्रोपोर्शन सेम आएगा सर? बिल्कुल आएगा सर। तो इस प्रोपोर्शन कुछ भी आ सकता है लैम्बडा, बिल्कुल सही। तो सर मैं L को लिख सकता हूं मैं लैम्बडा एक्स, M को लिख सकता हूं सर मैं लैम्बडा वाई, N को लिख सकता हूं सर मैं लैम्बडा जेड। सर मुझे एक वेक्टर दे रखा था, वेक्टर का मतलब सर मेरे पास में उसने डायरेक्शन रेशो दे दी, और डायरेक्शन रेशो से मुझे पता है सर L अपॉन एक्स, M अपॉन वाई, N अपॉन 1, N अपॉन जेड सर किसी सेम प्रोपोर्शन होगा। तो L को ऐसे लिख सकता हूँ, M को ऐसे लिख सकता हूँ, N को L ऐसे लिख सकता हूँ, और मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता था, लेकिन कंसेप्ट है, समझ लो, थोड़ी देर की बात है बस। आप कहोगे बहुत सारे सर लंबी वीडियो हो रही है, अरे पहले देख तो ले, दूसरों से कंपेयर तो कर ले, दूसरों ने क्या पढ़ा रखा कम टाइम में। तेरे को क्वालिटी भी चाहिए और टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहा, उसके साथ तो फोन पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। 12th क्लास में थोड़ा सा इस पे भी स्पेंड कर ले यार, मजा आ जाएगा तेरे को, नंबर बन जाएंगे, लाइफ बन जाएगी तेरी। तेने एक चीज पढ़ रखी क्या सर? सर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो सर ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू सर 1 हो गई। तो सर यहाँ से जब मैं लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। और सर यहाँ से लैम्बडा जो है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर दिक्कत कुछ नहीं है, हम ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, एक एक स्टेप बहुत केयरफुली फॉलो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तेरे को पता है L क्या होता है? लैम्बडा टाइम्स ऑफ एक्स। M क्या होता है? लैम्बडा टाइम्स ऑफ वाई। N क्या होता है सर? लैम्बडा टाइम्स ऑफ जेड। यही होता है सर। लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो L कितना हो जाएगा भाई मेरा? तो भैया L हो जाएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर M क्या हो जाएगा सर मेरा? प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और N क्या हो जाएगा सर मेरा? प्लस माइनस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। सर हमें यहाँ तक रत्ती भर भी टेंशन नहीं है। सर हमें यहाँ पर रत्ती भर भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है सर। तो L ये हो गया सर, M ये हो गया और N सर ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन प्लस माइनस 2 आएंगे, M डायरेक्शन क्वेश्चन 2 आएंगे, ये भी क्या आएंगे? 2 आएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ एक नोट बना के लिख देता हूँ, जो कि आपके भाई एग्जाम में कई बार काम आता है। क्या सर? तो इसका निचोड़ ये हुआ भाई। सर ये निचोड़ के पीछे पड़ गए हो आप, तो भाई आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना। निचोड़ ये है भाई कि डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC's नोट BC's कैन बी 2
और यू कैन से डायरेक्शन कोसाइन कैन बी यूनिक, नहीं यूनिक तो नहीं, गलत रहेगा वर्ड, फाइनाइट, कैन बी फाइनाइट बट डायरेक्शन रेशो कैन बी इनफाइनाइट। हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई डायरेक्शन रेशो क्या होता है, 3 नंबर जो डिवाइड करें तो नंबर तो कितने भी हो सकते हैं ना वे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन नहीं अनलिमिटेड हो सकते। ये इस चीज का निचोड़ हो गया। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कहाँ से उसका प्रूफ आता है, क्या उसमें रिलेशन होता है, डायरेक्शन रेशो क्या होता है, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। कई बार आपको डायरेक्शन रेशो देगा आपको डायरेक्शन कोसाइन निकलवा लेगा, कई बार आपको कोई वेक्टर दे देगा आपसे डायरेक्शन रेशो पूछ लेगा, कई बार आपको यूनिट वेक्टर दे देगा आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, कई बार आपको डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन में कुछ रिलेशन पूछ लेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट मैं सारा कराऊंगा, क्वेश्चन भी मैं लगभग सारे कराऊंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सच में पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा दोस्तों, फील आ जाएगी आपको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ क्या करते हैं सर, आगे बढ़ने के साथ करते हैं क्या सर, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारी चीजें हम पढ़ रहे थे वेक्टर के लिए। अब हम जंप करते हैं लाइन पर। किस पर, लाइन पर। ध्यान से देखना सर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन। लाइन इन 3D। लाइन तो खैर आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में भी, लेकिन लाइन इन 3D। और सबसे पहले जो मैं आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में हम एंगल कैसे निकालते, जरा ध्यान दीजिएगा कृपया। सपोज करो मेरे पास में कोई एक लाइन ये है और मेरे पास में एक लाइन ये है, ये लाइन L1 है और ये लाइन मेरे पास में L2 है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा। ध्यान से देखते रहना, इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 N1 है, ठीक है भाई। और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो A1 B1 और C1 है, ठीक है। ये लाइन L2 है जिसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L2 है, M2 है, N2 है। इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो सर A2 है, B2 है और C2 है। तो आपको सर बहुत अच्छे से पता है सर, मुझे क्या पता है कि सर मुझे इतना पता है वेक्टर अलोंग L1 क्या होगा सर, वेक्टर अलोंग L1 क्या होता है, वेक्टर में जो आई के कोफिशिएंट वो डायरेक्शन रेशो ही होते हैं। तो L1 के डायरेक्शन सर A1 B1 C1 है, तो L1 के अलोंग जो वेक्टर होगा, जिस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया सपोज करो वेक्टर V1, वो होगा सर मेरे पास में A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप। सर इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर भी होगा जिसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं मैंने, उसको मैं मान लेता हूं U1। क्या होगा सर वो, ध्यान से समझना जरा। सर किसी भी यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट से डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और क्योंकि लाइन L1 के मुझे डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो वो हो जाएगा सर L1 I कैप, M1 J कैप और N1 K कैप। सर हमें इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं वेक्टर अलोंग L2, जरा ध्यान से देखते रहना। वेक्टर अलोंग L2 उसको मैं मान लेता हूं V2। सर किसी भी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं डायरेक्शन रेशो होते हैं, और लाइन L2 के भी हमें डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं A2 B2 C2, तो ये हो जाएगा सर मेरा A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप। सर इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरा सर यूनिट वेक्टर
अलोंग L2, सर उसको मैं U2 मान लेता हूं, सपोज करो थोड़ी देर के लिए। सर यूनिट वेक्टर में IJ के कोफिशिएंट सर अभी आपने बताया ना, और लाइन L2 के डायरेक्शन कोसाइन सर मुझे दे रखे हैं L2, तो ये बन जाएगा M2 J कैप और N2 K कैप। सर इतनी बात मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सर इतनी बात जो है मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मेरे मन और मस्तिष्क में छा गई है। सर हमारे पास में दो लाइन है, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, 3D की बात चल रही है। सर मुझे उन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो मैंने दो लाइन को इंटरसेक्टिंग बना दिया है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेंगे जब भी एंगल बनेगा, वैसे भी वैसे विदाउट उसके बन सकता है। तो लाइन L1 के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो L1 M1 N1 ले लिए मैंने, डायरेक्शन रेशो भी होंगे उस लाइन की, जाहिर सी बात है, तो A1 B1 C1 ले लिया। यहाँ पे L2 M2 N2 ले लिया, इस डायरेक्शन रेशो को A2 B2 C2 ले लिया। सर आपको पता है किसी भी वेक्टर में जो IJ के कोफिशिएंट होते हैं वो सर हमारे डायरेक्शन रेशो होते हैं, और किसी भी यूनिट वेक्टर में हमारे IJ के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो लाइन L1 के अलोंग वेक्टर हो जाएगा A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर L1 I कैप M1 J कैप N1 K कैप हो जाएगा। V2 के अलोंग V2 क्या हो जाएगा A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग L2 क्या हो जाएगा L2 I कैप M2 J कैप N2 K कैप। सर यहां तक हमें हर एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है सर? सर ये बात हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। एंगल मतलब क्या निकालना है सर? मुझे कोस थीटा निकालना है। एंगल मतलब कोस थीटा। और सर आपने मुझे एक चीज बहुत अच्छे से बता रखी है सर, अभी आपने बताया था कोस थीटा होता है दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर है? सर यहां पर जो वेक्टर है, यहां पे वेक्टर v1 है, यहां पे वेक्टर v2 है, यहां पे यूनिट वेक्टर u1 है और यहां पे यूनिट वेक्टर u2 है। सर वेक्टर v1 क्या है सर? ये ना a1 i कैप, a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। सर वेक्टर b क्या है सर मेरा? a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। सर यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? a2 का स्क्वायर प्लस वेक्टर b2 का स्क्वायर प्लस सेक्टर c2 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू, दोस्तों एक एक कंसेप्ट का डिराइव करके दिखा रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानना आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है? आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ और के कोफिशिएंट की के के साथ। तो आई का कोफिशिएंट a1, यहाँ आई का कोफिशिएंट a2, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 a2 b1 b2 और c1 c2। और नीचे क्या सर? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो दो लाइन के बीच में, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है सर? ये L1 L2 के क्या है? डायरेक्शन रेशो। तो सिंपल सी बात है, जब जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशो गिवन हो दो लाइन का, और उन दो लाइन के बीच का हमें एंगल पूछा गया हो, तो सर ये ऐसे निकालेंगे। और डायरेक्ट उसने आपको डायरेक्शन रेशो नहीं दिए, केवल वेक्टर दिए हैं, तो वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी के साथ, और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन सर अभी आपने वहां यूनिट वेक्टर क्यों लिखा है वो भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशो ना गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, वो भी तो हो सकता है। और दो एंगल के बीच, दो लाइन के बीच में एंगल आपसे पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे? u1 इंटू u2 कर दो, तो अगेन कोस थीटा क्या हो जाएगा सर? यहां पे u1 i कैप इंटू u2
U1 क्या है सर हमारा, ये रहा L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप, और U2 क्या है सर हमारा, वहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं M2 आई कैप N2 जे कैप L, अरे गड़बड़ हो गया भाई, LMN होना था, L2 आई कैप M2 जे कैप और N2 के कैप। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी सर, आई के कोफिशिएंट क्या आएगी साथ, तो ये क्या बन जाएगा सर L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब क्या है सर, अगर हमें दो लाइन के बीच में, अगर हमें दो लाइन के बीच में दो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, दो मतलब L1 M1 N1 दे रखा हो, L2 M2 N2 दे रखा हो, दो लाइन के बीच का मेरे से एंगल पूछा हो, तो कैसे निकलेगा सर, ऐसे। अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हो या वेक्टर ना देगा, मुझे दो लाइन की डायरेक्शन रेशो दे रखी हो, दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रखा हो, कैसे निकलेंगे सर, ऐसे। इतनी बात क्लियर है। मैं आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, कंसेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा, फिर सर आपको रटने वाली चीजें हो जाएंगी। इसलिए मैं हर एक चीज का लॉजिकल और प्रूफ के साथ आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जब तक आपको चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन में फिर फंसते रहते हो। बात समझ रहे हो। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर कंडीशन क्या है, एक कंडीशन मैं आपको लगा देता हूं, जरा इसमें जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो। इफ L1 and L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंपॉर्टेंट है भाई। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी, आपको पता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब सर कोस 90 और कोस 90 क्या होता है सर, जीरो। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। तो एक बात बताओ, जरा पीछे वाली स्लाइड पे जाओ, कोस थीटा 90, 90 क्या होता है जीरो। इसका मतलब जैसे ही इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार बनता है भाई, दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि उनके बीच में एंगल कितना है सर 90, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कोस 90 क्या हो गया सर, कोस 90 हो गया। कोस 90 क्या होता है सर, जीरो होता है, इतनी बात हमें पता है। और कोस जीरो 1 होता है। तो जैसे ही दो लाइन परपेंडिकुलर को कोस 90 जीरो हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आ जाएगा, जीरो। तो कई बार क्वेश्चन बनेगा, आपको दो लाइन की दे दी गई होगी, उसमें आपको डायरेक्शन रेशो दे दिया गया होगा, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब उन दो लाइन्स की जो प्रोडक्ट का सम है, आपको जीरो शो करना पड़ेगा। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो। इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब उनके बीच में कोस एंगल 90 कितना होगा, जीरो। इसका मतलब कि सर क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा सर आपको, जीरो के। कंसेप्ट है भाई, ध्यान रखना। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आपको क्या दिखाना पड़ेगा सर, जीरो। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, दो लाइन प्रूफ दे, दो लाइन के बीच में आपको परपेंडिकुलर दे रखी हो, तो जरा एक और चीज देखो, यहाँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके इक्वल है सर, कोस थीटा के इक्वल है। एंगल यही है। कोस 90 हो जाए, परपेंडिकुलर लाइन हो जाए, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या आएगा सर, उस केस में जीरो। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या आएगा सर हमारा, जीरो। ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में काफी, अभी कराने वाला हूं मैं, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये ध्यान दो, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तब। तो आपको पता है कोई भी दो लाइन होती है, अगर दो लाइन कोई भी पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब होता है कि उनके बीच में जो एंगल है वो जीरो है। और आपको पता है कोस जीरो क्या होता है सर, 1।
थीटा कितना बन जाएगा सर 0, और कोस 0 कितना होता है सर 1। तो जब कोस 0 1 हो जाएगा तो कंडीशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, A1 अपॉन A2 सॉरी B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है भैया, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो अगर दो लाइन आपको पैरेलल प्रूव करनी है तो आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन का प्रोपोर्शन इक्वल दिखाना पड़ेगा, इतनी बात ये कह रहा है। तो लाइन में क्या पढ़ा हमने, तो लाइन में अभी तक हमने देखा है कि कोई भी दो लाइन है उनके बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो तब हमें कौन सी कंडीशन का ध्यान रखना है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका तब हमें कौन सी कंडीशन का ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन रेशो। ध्यान रखना भाई, क्लासिकल पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट बोल दो, प्लेटिनम पॉइंट बोलो। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो तो उस लाइन के हम डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है अभी के क्वेश्चन में जो मैं कराने वाला हूं आपको। सपोज करो कोई ये लाइन है ये, ठीक है सर, यहां पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है सर x2, y2 और z2। सर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट क्या है P। हम क्या निकालने हैं सर, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से पास हो रही है उसके सर हमें डायरेक्शन रेशो निकालने हैं। लिखने को अगेन मैं यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकता हूँ, लेकिन अगेन आपको फील नहीं है, जरा ध्यान दो। आपने वेक्टर में पढ़ा है सर वेक्टर PQ, और दो लाइन पॉइंट है, अगर मैं पोजिशन वेक्टर निकाल सकता हूँ PQ। PQ क्या होता है सर x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा ये, और सर ये क्या हो जाएगा सर y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा, और सर ये z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, अभी आपने पढ़ा था सर किसी भी वेक्टर में i के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट क्या होते हैं सर। अभी आपने पढ़ा था किसी भी वेक्टर में i, j, k के कोफिशिएंट क्या होते हैं सर, डायरेक्शन रेशो। तो अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, पोजीशन वेक्टर सर उसका PQ है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, i, j के कोफिशिएंट सर डायरेक्शन रेशो होते हैं। इसका मतलब सर ये जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है ना, दीज आर डी आर्स, डकारनी डी आर्स ऑफ लाइन PQ। तो अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन के हम डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, आपके सामने बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। अब फटाफट एक चीज और चलते हैं, फटाफट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर बाकी देख करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें अलग अलग होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही है, बेसिक सी। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, वन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब ऐसी सपोज करो, मतलब वन पॉइंट फॉर्म मतलब कोई लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ सपोज करो कोई पॉइंट P है, यहाँ इससे पास हो रही है x1, y1 और z1। इस लाइन के तुम्हें डायरेक्शन रेशो भी दे रखे हैं, मतलब DRs भी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, A1 A B C, ठीक है। एक पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1, z1,
और आपको जो गिवन है उस लाइन की डायरेक्शन रेशो गिवन है। तो यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां कोई पॉइंट क्यों ले लिया मैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। अभी आपने दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालनी सीखी है। इसकी डायरेक्शन रेशो क्या निकलेगी सर, ये इसकी डायरेक्शन रेशो होगी सर x माइनस x1, y माइनस y1, और इसकी क्या हो जाएगी सर ये z माइनस z1। इसमें कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे डायरेक्शन कोसाइन जो होती है ना वो प्रोपोर्शन में होती है, ऐसे ही अगर हमें दो हमारे पास में डायरेक्शन रेशो हो ना लाइन की, वो भी सेम प्रोपोर्शन में होती है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये भी क्या है इस लाइन की डायरेक्शन रेशो है, ये भी क्या है इस लाइन की डायरेक्शन रेशो है। हमेशा ध्यान रखना डायरेक्शन रेशो भी एक लाइन की सेम प्रोपोर्शन में होती है। मतलब क्या है कि ये भी डायरेक्शन रेशो इस लाइन की है, ये भी डायरेक्शन रेशो इस लाइन की है, तो ये सेम प्रोपोर्शन में होंगी। मतलब x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी होगा, z माइनस z1 अपॉन टी होगा। और जो ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशो है, x माइनस x1 भी क्या है ए बी सी है। तो इसी को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन, 1 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म है ऑफ लाइन। निचोड़ क्या है सर इसका भी, इसका भी निचोड़ भाई ये है कि जो एक्स वाई जेड है, दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। भैया ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। और भैया ये जो x1, ये जो y1 और ये जो z1 है, ये क्या है सर, पॉइंट्स थ्रू विच लाइन इज पासिंग, जिसके थ्रू लाइन जो है क्या हो रही है, पास हो रही है। तो अगर मेरे पास में एक पॉइंट है, डायरेक्ट हमेशा ध्यान रखना, इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा, आपको डायरेक्शन रेशो दे देगा, कुछ पॉइंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसकी लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में बताओ या वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी, जेड माइनस जेड1 अपॉन सी। x1 y1 z1 क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही होती है। ABC क्या होते हैं, वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। और x y z क्या होते हैं, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और आपको पता है ये प्रोपोर्शन क्या आता है, सेम आता है। इसमें से एक इंफॉर्मेशन ये भी निकाल सकते हैं, ये तो प्रोपोर्शन सेम ही आएगा। तो x इक्वल्स टू ए लैम्बडा प्लस x1, y इक्वल्स टू बी लैम्बडा प्लस y1, और z इक्वल्स टू सी लैम्बडा प्लस c1। मतलब क्या है इसका कि x y z क्या है, इस उस पे पॉइंट्स हैं। तो इस लाइन पर अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम इस फॉर्म में उनको भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन भी करते हैं। तब तक आप भी थोड़ा रेस्ट ले लो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। तो बच्चों अब तक हम पढ़ चुके हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट इसका लास्ट का बचा है, उसको फिनिश कर लेते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के बाद धे क्वेश्चन पे धे क्वेश्चन, धे क्वेश्चन पे धे क्वेश्चन करने वाले हैं। बस एक टॉपिक देख लो, कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पहले मेरी ध्यान से बात सुनो कि अभी तक जो आपने 2D में जो लाइंस पढ़ी हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा है उसमें कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस या तो हम कब निकाल सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर वो पैरेलल हो। जरा ध्यान से देखिएगा,
ये क्या हो गया भाई इसको? ये क्या हो गया? ओ क्या हो गया भैया? हैं? इसको क्या हुआ भाई ये? एक सेकंड भाइयों, भाइयों राम राम, एक सेकंड। इसको कौन सी बीमारी लग गई है? चलो अभी तो चल जाएगा काम, यही तो है अपनी। तो भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, सॉरी शॉर्ट लाइन तो हम पढ़ ही रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच की हमें क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन 3D। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पे बनते हैं और काफी बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। आपने 2D में आपने पढ़ा था, अगर मैं आपको 2D का रिकैप कराऊं, 2D ने मैं आपने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि दो लाइन के बीच में मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? आपको पता है इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ इनके बीच में कोई डिस्टेंस बची नहीं। तो जहाँ डिस्टेंस इसके बीच में दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है सर? जीरो हो जाती है। ये आपने 2D में पढ़ रखा था। या फिर अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो तो सर हम इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डालते थे, इन इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगी, यही क्या निकालते थे हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे, लेकिन 2D में। लेकिन 3D में एक स्पेशल केस बनता है कि ऐसे, भाई आपने 2D में पढ़ा, 2D में या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी, तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। लेकिन 3D में एक तीसरी कंडीशन बनती है कि दो लाइन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट भी ना करें और ऐसा भी हो सकता है कि वो पैरेलल भी ना हो, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है ना पैरेलल हो रही है, और उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3D में दो लाइन इंटरसेक्ट करें और वो पैरेलल भी ना हो, ऐसा हो सकता है। आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक छत ऊपर है और एक छत नीचे है, ये 3D का स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से समझो कि ये जो तुम्हारा रूम है इसके इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक अगर मैं डायगोनल डालूं, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, और एक जो आपका कमरा का बेस है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक लाइन खींचूं मैं इस पे, ध्यान से समझना। अब मेरे पास में यहाँ क्यूबॉइड वगैरह नहीं है, लेकिन समझो आपके रूम की जो दीवार है यहां से मैं कॉर्नर में एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींचूं डायगोनल टाइप, वो लाइन हो गई। एक इस रूम की बिल्कुल बेस से ऐसे खींचूं, क्या ये दोनों लाइनें कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी सर। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? नहीं सर। तो 3D में ऐसा केस बनता है कि दो लाइन ऐसा हो सकता है वो इंटरसेक्ट भी ना करें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन क्या करें? दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी ना करें और पैरेलल भी ना हो। लेकिन ये ध्यान से देखना, एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन ऐसे जा रही थी, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस होती है, और इनके बीच में जो है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे है, तो एक ऐसे है, दोनों के बीच में लाइन की डिस्टेंस कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर। तो और ऐसी ही लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल बोल रही है। तो अगर हमारे पास में दो लाइन ऐसी हैं कि वो ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना ही वो पैरेलल हैं, और 3D में हम उनके बीच की क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो उसको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। सपोज करो कोई लाइन एक ये है आपके पास में, एक दूसरी लाइन ये है, आपको देख रहा होगा ये पैरेलल लाइन, लेकिन पैरेलल लाइन नहीं है 3D में जब आप इमेजिन करोगे, ठीक है। सपोज करो यहां से किसी पॉइंट से पास हो रही है, यहां पे किसी पॉइंट से पास हो रही है ये, यहां पे किसी पॉइंट से पास हो रही है ये, ठीक है। इसके पैरेलल वेक्टर यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इसके अलग है,
तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोमा x y z है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2। तो अगर दो लाइन के और इसके पैरेलल जो ये वेक्टर है, क्या हो गया यार, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर b1 है और इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर b2 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर p बोल दो, शायद आप चाहे a बोल दो, सपोज करो a बोल दो, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं पॉइंट a1 और इसको बोल दे रहा हूं मैं पॉइंट a2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा सर, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा वेक्टर a1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर a2। तो अगर दो लाइन के बीच की मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, उसका फॉर्मूला होगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी, तो वो होगा वेक्टर b1 क्रॉस b2। भाई ध्यान रखना फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का क्या सर, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम और डिस्टेंस क्या आती है हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मैंने आपको क्या निकाल दिया, मोड। तो पहले b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा आपको, जो वेक्टर आपने पढ़ा है, वेक्टर a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, b1 का मैग्नीट्यूड निकालेगा और तब जाके दो लाइन के बीच में आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल पाओगे। ध्यान रखना 3D में जब हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करते हैं, 3D में जब भी हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करते हैं दो लाइन के बीच में, तो दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम निकालते हैं। पहला केस बनता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपको पता है अगर दो लाइन 3D में भी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी बीच की डिस्टेंस क्या आएगी सर, 0 आएगी। सपोज को जैसे मैंने अभी बताया था, ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ इन लाइन के बीच में कम डिस्टेंस है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे क्या है सर, कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो अगर निकालते टाइम आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है सर, इसका निचोड़ ये है, क्या है सर इसका निचोड़, इसका निचोड़ ये है कि दो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते टाइम दो लाइंस का, किसी दो लाइंस की आप निकाल रहे हो और कुछ 0 आ जाए तो समझ लेना वो दो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। इतनी बात क्लियर है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 आपने वेक्टर में पढ़ रखा है, a2 माइनस a1 तो आप माइनस कर ही सकते हो, फिर जो भी आएगा दोनों की डॉट प्रोडक्ट। अगेन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अगेन मैंने वेक्टर में आपको पढ़ा रखा है। और b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो अल्टीमेटली पहला ही है ये सब, रायता बस यहाँ समेटा है। तो दो लाइंस के बीच में क्या निकाल रहे हैं हम, शॉर्टेज डिस्टेंस। और 3D में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दो लाइन ना तो पैरेलल है ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर भी हम उनके बीच की लाइन को, बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इतनी बात क्लियर है। अब इस कंसेप्ट के बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ धे क्वेश्चन पे धे क्वेश्चन, धे क्वेश्चन पे धे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 11.1 का पहला ही क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ लाइन मेक्स एन एंगल 190 डिग्री। अगर कोई लाइन, इफ लाइन मेक्स, जरा ध्यान से देखो भाई, सच बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान से ये कंसेप्ट पढ़ लिए, आपको सच बता रहा हूं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखा हुआ है और उसके बाद आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो। अब मैं पढ़ाते रहूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तो फिर काम तो खराब होना ही है, तो जरा ध्यान दो। तो ये कह रहा है इफ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 145 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसने क्या दिया है कि कोई लाइन है, वो लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, वाई एक्सिस के 135 डिग्री का बना रही है, 145 नहीं है, वो 45 है, वो 145 नहीं है भाई, ये केवल 45 है, केवल ये 45 डिग्री है।
तो बताओ उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। आपको बहुत अच्छे से पता है सर, डायरेक्शन कोसाइन होती है हमारी एल, एम और एन। और आपको पता है सर जो एल होती है ना वो सर कोस अल्फा के इक्वल होती है, सर जो एम होती है सर वो हमारी कोस बीटा के इक्वल होती है, और सर जो एन जो होती है सर हमारी वो क्या होती है सर कोस गामा के इक्वल होती है। सर यहाँ पे कोस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ सर एंगल कितना बना रहा है सर 90 डिग्री। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कोस 90 कितना होता है सर 0। तो हमारी डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गई यहाँ पे 0। आपको बहुत अच्छे से पता है सर कोस बीटा कितना दे रखा है सर, इसने 135 डिग्री दे रखा है। तो कोस 135 डिग्री, सर कोस 135 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल को छोटे एंगल में ब्रेक करो, रिडक्शन मेथड लगाओ। इसको कैसे लिख लेंगे हम सर, कोस 90 और प्लस 45, 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए सर हम, पर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर हमारा साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का साइन 45, और साइन 45 क्या होगा सर 1/√2। तो हमारी डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गई सर, यहाँ पे एम क्या आ गया सर हमारा माइनस का 1/√2। कोस गामा, कोस गामा क्या होता है सर, कोस एंगल कितने दे दिया सर मुझे, कोस 45 डिग्री, और कोस 45 कितना होता है सर, बहुत अच्छे से पता है कितना होता है सर 1/√2। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2, और यही आ गई आपकी डायरेक्शन कोसाइन। इतना सही हमें इसमें काम करना था, ज़्यादा काम नहीं करना था सर, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। इसका मतलब ये एल भी निकलवा रहा है, एम भी निकलवा रहा है, और सर आपसे क्या निकलवा रहा है सर, एन भी निकलवा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपकी एलएमएन ही होती है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका पोजीशन वेक्टर, और सर उसके साथ कितना एंगल बना किसके, जेड एक्सिस के साथ। अब ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि वो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू इसमें आपको पता नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था सर, सर आपने लिखवाया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, कितना बताया था सर आपने, सर 1 बताया था। क्या बताया था सर, 1 बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ, एल क्या होता है सर हमारा, कोस अल्फा होता है, एम क्या होता है सर हमारा, कोस बीटा होता है, एन क्या होता है सर, कोस गामा होता है। सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन वाले भैया ने, क्वेश्चन वाले भैया कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गिवन है, वो कह रहा है कि भैया कोस अल्फा, सॉरी कोस गामा, या ये बोल लो कोस बीटा और कोस अल्फा तीनों आपस में क्या है सर, इक्वल है। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आपस में क्या इक्वल, तो मैं क्या इन जनरल ले सकता हूं कि सारे एक के एक ही तो हैं कोस अल्फा। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब उसने क्या दे दिया हमें सर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी सर उसने। आपको पता चल रहा है सर 3 कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल 1, और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी सर, यहां से प्लस माइनस 1/√3, कितनी आएगी सर, प्लस माइनस 1/√3। तो एक बात बताओ, कोस अल्फा कोस बीटा के इक्वल है, तो भैया एक बात बताओ, एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन बोल रखा है उसने, यही बोल रखा है। तो कोस अल्फा आ गया, कोस बीटा कोस गामा आ गया आपका आंसर, हो क्या नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है सर, इक्वल एंगल बना रही है। मुझे ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा रखी थी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 1 आता है, लेकिन अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ो तो गड़बड़ तो हो जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन बना नहीं थी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आगे तरी। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या कह रहा है 11.2 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है सो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, ये कि एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन उसने ये दे दी, ये लाइन L1 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन उसने आपको ये दे दी, एक लाइन L2 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको ये दे दी, एक लाइन L3 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको
ये दे दी उसने। अब ये आपसे कह रहा है कि सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको दिखानी है कि ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है और L3 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यही तो है या कुछ और बात है? और सर आपने लिखवा रखा है बहुत अच्छे से, अभी आपने लिखवाया था और दोबारा बता देता हूं कि सर अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लिखवाया था, कोस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। सर इतनी बात आपने लिखवा रखी थी। आपने बताया था सर जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो कोस थीटा जो है सर 90 डिग्री होता है और कोस 90 सर 0 होता है। इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 होती है। कब सर? जब दो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी तो यही पूछ रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि तीनों लाइन दे रखी हैं और ये तीनों को आपस में परपेंडिकुलर दिखाना है। मतलब क्या है कि इसके L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 आने चाहिए, इसके L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 आने चाहिए, और ये तीसरे L1 L3 के भी L1 L2 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 L3 L3 क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। यही अगर 0 आ गया तो सर परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। दो मैं आपको दिखा रहा हूं, तीसरा आप ट्राई करना। जरा देखो इसके इसका L क्या है सर? ये। इसका M क्या है सर? ये क्या है सर? N। तो ये L1 M1 N1, ये क्या होगा सर हमारा? L2 M2 N2, क्योंकि दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइन है। सर ये क्या होगा? L3 M3 और N3। तो L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 0 हो जाना चाहिए। कब? इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। तो मल्टीप्लाई करो भाई, 12/13, तो 12 की मल्टीप्लाई 4 में करो। 12 चौक कितना होगा सर? 48 अपॉन 169। -3 कितना होगा सर? माइनस का 36 अपॉन 169 और माइनस का 4 कितना होगा सर? अपॉन 169। तो आपको दिखाई दे रहा है सर 169 सर इसका एलसीएम आ गया, और 48 माइनस का 36 माइनस का 12 सर ये कितना आ गया? 0 अपॉन 169 और 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। इसका मतलब 0 आ गया। इसलिए सर L1 और L2 आपने क्या बोला था? परपेंडिकुलर, और हमने सर परपेंडिकुलर इनको दिखा दी। सिमिलरली L2 L3 दिखाओ जरा। 4 इंटू 3 कितना होगा सर? 12 और 12 अपॉन कितना सर? 169। फिर 12 की इससे मल्टीप्लाई करो सर, ये कितना होगा? माइनस का 48। ये कितना होगा सर? 48 अपॉन 169। ये कितना होगा सर? प्लस का 136 अपॉन 169। सर 169 सर इसका एलसीएम आ गया, और 12 माइनस 14 प्लस 36 सर 0 अपॉन 169। ये भी सर क्या आ गया? 0। इसलिए L2 L3 भी क्या है सर? परपेंडिकुलर है। लो तीसरा भी मैं ही कर देता हूँ वरना आप रो जाओगे। सर आपने होमवर्क दे दिया, सर हम होमवर्क कैसे करेंगे? तो भैया ऐसे ही करोगे जैसे मैं करता हूँ, जैसे दुनिया करती है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा सर? 12 × 36 अपॉन 169 माइनस के 4 इसमें 12 चौक 48 है, 12 × 36 ठीक है 106 माइनस का 3 माइनस का 4 कितना आ गया सर? 12 चौक 48 अपॉन 169 और 12 की मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस का 48। भाई ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, जरा एक बार कैलकुलेशन देखो और इसको प्रूव करो क्या है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपको पता है सर किन्हीं भी दो लाइन को परपेंडिकुलर शो करने के लिए या तो उनके डायरेक्शन को साइन L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 होने चाहिए, या फिर दूसरा सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर आपने? एक फॉर्मूला लिखवाया था सर आपने, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 where A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L1 एंड L2। और ये क्या लिखवाया था सर आपने? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अभी लिखवाया था, याद देना वही अभी। A2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर।
तो आप सर अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा 90 हो गया सर, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कोस 0 हो जाएगा। और जब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 क्या आएगा सर, ये 0 को इक्वल आएगा। तो सिंपल सर जब दो लाइन अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, लाइन को परपेंडिकुलर बोल रखा हो, तो L1 L2 M1 N2 N1 N2 को 0 दिखाना है। अगर अब आपको बोल रखा है कि उसने डायरेक्शन रेशो दे रखी है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को 0 दिखाना है। अब डिपेंड करता है कि सर उसने दे क्या रखा है। सर इस क्वेश्चन में उसने ना तो हमें डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, ना सर उसने हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। वो कह रहा है कि एक लाइन L1 है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन L2 है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। सर हमारे पास में डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं दे रखे, केवल लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? मैंने अभी तेरे को बताया था, अभी पीछे एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशो हम कैसे निकालते हैं? कब यूज करेगा उसको? ससुराल ले जाएगा उसको, गिफ्ट में रैपर करके देगा उसको, तो उसको यूज तो कर बेचारा। यहां देख, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है तो इन पॉइंट से पास हो रही, किस किस से सर, 1, -1 2, और दूसरा कौन सा है सर, ये 3, 4, -2। एक दूसरी लाइन L2 है, किससे पास हो रही है सर, वो 0, 3, 2, और ये क्या है सर हमारी 3, 5, 6। L1 और L2 ये इन पॉइंट से पास हो रही, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे सर, टकारनी, इसकी डीएस क्या होंगी सर, x2 - x1 y2 - y1 z2 - रो क्यों रहा है तो भाई, तो 3 - 1 कितना होगा सर 2, 4 -1 कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 5, -2 - 2 कितना होगा सर हमारा -4। सर इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ये आगे, ये लाइन क्या है सर, इसके डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे सर मेरे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो सर 3 - 0 सर कितना होगा सर 3 हो गया, 5 - 3 कितना होगा सर 2 हो गया, 6 - 2 कितना होगा सर 4 हो गया। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ये होंगे सर। तो इसलिए मुझे क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर। तो A1 A2 B1 B2 क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10 सर, ये 10 हो गया, और -4 × 4 कितना होगा सर 16 हो गया सर, इनको एडिशन करके 0 आ गया। देयरफॉर वी कैन से लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ये लाइन लिख लेना, या लिख देता हूं, देयरफॉर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइन क्या है सर, आपस में परपेंडिकुलर है सर, ये इसका मतलब ये। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है सर, जरा देखिए क्वेश्चन लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है, मैंने अभी आपको एक इक्वेशन लिखवाई है। इक्वेशन क्या है सर वो मेरी, कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो, वैसे यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि इक्वेशन आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में लिखो, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो उसमें लिखा रहता है कि इस इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में। मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ, आगे आने वाला क्वेश्चन मैं आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा दूंगा। यहाँ बोल रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। एक बार बताओ, मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई थी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। सर ये वेक्टर फॉर्म होती है जिसमें ए क्या होता है, जिन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही होती है, पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासिस, लिखवाया था अभी। और ये क्या था सर वेक्टर बी, जो उसके पैरेलल वेक्टर था। तो यहाँ क्या, इन पॉइंट से जो पास हो रही है इसका वेक्टर ए बनाओ। तो सर ये वेक्टर ए क्या आएगा सर हमारा, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। सर वेक्टर बी तो सर ऑलरेडी उसने गिवन है, तो वेक्टर बी क्या आएगा सर हमारा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। सर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का फॉर्मूला है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें,
तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है सर हमारा आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। वेक्टर बी क्या है सर लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ये क्या हो गया सर हमारी वेक्टर फॉर्म होगी। सर अगर हमें यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, अगर यही लाइन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी हो, तो मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखवाई सर, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये लिखवाई है। और आपको क्या बताया था सर x1 y1 z1 वो है जिन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, और ABC क्या है उसके डायरेक्शन रेशो है उस लाइन के। तो एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट क्या होते हैं सर डायरेक्शन रेशो। तो ये जो वेक्टर दे रखा है यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सर डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशो क्या होगा सर हमारे, सर यहाँ से डायरेक्शन रेशो कितना होगा सर 3, 2 और -2। इसमें कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या दे रखे हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, क्या हो जाएगी ये भी x माइनस x1, x1 क्या है सर हमारा 1, a क्या है सर हमारा 3, y माइनस y1, y1 क्या है सर हमारा 2, b क्या है सर हमारा ये भी 2 है, z माइनस z1, z1 क्या है सर हमारा 3, c क्या है सर हमारा -2। तो ये क्या होगी सर हमारी कार्टेशियन फॉर्म किसकी सर लाइन की इक्वेशन की, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन की सर हमारी ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म है सर। तो किसी भी लाइन की हम कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, किसी भी लाइन के सर हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या होता है सर, जिन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। वेक्टर बी क्या होता है, जो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है वो गिवन होगा। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है सर, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अभी आपको लिखवाई है मैंने सर x माइनस x1 y1 z1 क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट से वो लाइन पास होती है। तो डिनोमिनेटर में ABC क्या होता है सर, वो पॉइंट वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। सर आपको पता है किसी भी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। यहाँ से हमने डायरेक्शन रेशो निकाला और आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, लेकिन मोस्टली जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं या वैसे भी क्वेश्चन नॉर्मली भी क्वेश्चन आते हैं तो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन होता है कि कन्वर्ट दिस इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, ये डिपेंड करता है। तो आप कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि जो वेक्टर में फॉर्म में जो पहले वाला वेक्टर होता है वो उस पॉइंट से बना हुआ होता है जिन पॉइंट से वो पास हो रही होती है, और वेक्टर बी क्या होता है जो उसके डायरेक्शन रेशो का वेक्टर होता है। बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय। इस लाइन के पैरेलल है और इन पॉइंट से पास हो रहा है। इस बार उसने स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको क्या निकालनी है सर कार्टेशियन। कार्टेशियन की फॉर्म क्या होती है सर, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। सर x1 y1 z1 क्या होता है सर, जिन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। तो जरा ध्यान दो, जिन पॉइंट से वो पास हो रही है। तो इसकी सिमेट्री फॉर्म क्या होती है सर, x माइनस x1 अपॉन ए, सर y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 आर दोज पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। सर यहाँ क्या बोल रखा है, किन पॉइंट से पास हो रही है, -2 4 और -5। तो सर हमें मिल गया पॉइंट। तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा x प्लस 2 अपॉन इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन और इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन। अब सर मुझे ABC की वैल्यू चाहिए। ABC क्या होती है सर, मेरी डायरेक्शन रेशो होती है। तो यहां तो डायरेक्शन रेशो इसकी गिवन नहीं है तो उसे कंप्लीट कैसे कर रहा हूं, लेकिन उसने क्या बोल रखा, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, कि जो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, इस लाइन के ये पैरेलल है। तो जब इसके ये पैरेलल है तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे वही इसके डायरेक्शन रेशो होंगे। केवल हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट करा, बाकी कुछ नहीं है। तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे, इसलिए आपको डायरेक्शन रेशो क्या मिल गए
3,5,6 यहाँ चिपका दो इसको, 3,5,6। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यहीं से आपको वेक्टर फॉर्म भी कन्वर्ट करना सिखा देते हैं। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में, ये तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं सर कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट, सॉरी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जरा ध्यान देना सर। वेक्टर फॉर्म क्या होती है सर? सर वेक्टर फॉर्म का एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला लिखवा रखा है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। सर वेक्टर ए क्या होता है? जिन पॉइंट से वो पास हो रही होती है। किन पॉइंट से पास हो रही है सर? -2, 4, -5। अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस का 2 आई कैप आएगा सर, प्लस का 4 जे कैप आएगा सर, और माइनस का 5 के कैप आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। सर वेक्टर बी क्या होता है? उसके पैरेलल वेक्टर, मतलब किससे? जो डायरेक्शन रेशो से बनता है। सर डायरेक्शन रेशो मेरे पास में क्या है? 3, 5, 6। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 का के कैप। सर यही किस में कन्वर्ट होगी? मेरी वेक्टर फॉर्म में। तो अगर मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म है, मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, और वेक्टर फॉर्म है तो उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। भाई ये चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़ो, अदरवाइज आप बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दोगे। बहुत सिली मिस्टेक होती है, कुछ बच्चों को कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन करने में ही मौत आ जाती है। इसलिए मैं हर एक चीज पहले, हर एक चीज का कंसेप्ट आपको पढ़ाया है। इसलिए अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन डील करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा? ये अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। उसने 2 लाइन की इक्वेशन दे दी, एक लाइन की इक्वेशन ये दे दी, एक लाइन की इक्वेशन ये दे दी, और आपको क्या निकालना है सर? 2 लाइन के बीच का एंगल निकलवाना है। और मैंने अभी आपको 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था। अभी जरा ध्यान देना, मैंने 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया है। सर आपने लिखवाया है सर कोस थीटा होता है सर किसके इक्वल होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। और यहाँ पे क्या सर हमारा होता है? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। तो दूसरा क्या होता है सर हमारा? A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। ये कब निकालते हैं सर? जब हमें डायरेक्शन रेशो गिवन हो, जब हमें डायरेक्शन रेशो गिवन हो। लेकिन सर यहाँ पर डायरेक्ट हमें डायरेक्शन रेशो गिवन तो है नहीं, वैसे हमें पता ही है सर। सर इसके डायरेक्शन रेशो 3:6 है, इसके 1:2 है। वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने जब ड्राइव कराया था फॉर्मूला तो एक चीज और लिखवाया था, क्या सर? सर वहां आपने लिखवाया था वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे सर क्या? B2 का मैग्नीट्यूड। सर B1 का मैग्नीट्यूड ये रहा, B2 का मैग्नीट्यूड ये रहा, और वेक्टर B1 सर इसने यहाँ है और वेक्टर B2 सर यहाँ है। बस दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, काम वही होना है, बस लिखने का तरीका अलग है, बस हल्का सा, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। तो कर दो सर। वेक्टर B1 क्या है सर मेरा? सर वेक्टर B1 है मेरा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और 6 के कैप। डॉट प्रोडक्ट किसकी करनी है सर? इसके साथ आई कैप, सर ये क्या है? आई कैप, ये क्या है सर? 2 जे कैप, और सर ये क्या है आपका? 2 के कैप। नीचे क्या करना है सर? B1 B2 का मैग्नीट्यूड। सर B1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? आपने फॉर्मूला लिखवा रखा है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 9। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 4। और इसका स्क्वायर हो गया सर हमारा 36। सर B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? 1 + 4 + 4 + 4, तो 1 + 4 + 4 + 4, 36 4 40, 40 4 40 9 कितना होगा? 49। 49 किसका स्क्वायर होता है सर? 7 का। ये 9 और ये कितना आ जाएगा सर मेरा? नीचे आ जाएगा 21। लेकिन सर ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। आपको पता है जब 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट की आई के साथ, जे के कोफिशिएंट की जे के साथ और के कोफिशिएंट की के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की मल्टी यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 या 3, तो 3 × 1 सर ये 3 हो गया, प्लस का साइन लगाते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 में सर ये 4 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई 2 में सर ये 12 हो गया, और नीचे सर हमारा आ गया है ये कितना सर? 21। तो 4 और 3 7, 12 7 19, तो सर ये आ गया हमारा 19/21। तो सर आपको पता है सर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी सर हमारी? 19/21। और थीटा कितना आ गया सर हमारा? कोस इनवर्स 19/21। ये क्या है सर हमारा आंसर?
डिपेंड करता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड इंटू b2 मैग्नीट्यूड भी आप कर सकते हो। और अगर डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट ही गिवन है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर करके भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर डायरेक्शन क्वेश्चन दे रखे हो तो सर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 लगा के भी हम कर सकते हैं। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हमें शो करना होता है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो आपको करना है, मैंने सारा कंसेप्ट आपको करा दिया है। इसके साथ ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। उसने जो है आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, और आपको बोल रहा है कि दोनों लाइन की इस पर आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है कि दो लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और कोस 90 क्या होता है सर 0। तो इसका मतलब क्या है सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होगा सर 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालो। लेकिन एक जो सबसे बड़े बच्चे करा, वैसे तो आप भी बड़े ही हो, सबसे ज्यादा जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो इस चीज ही करते हैं कि वो लाइन की इक्वेशन ध्यान से नहीं पढ़ते। क्यों? यहां दे रखा है उसने 1 माइनस एक्स, यहां पे क्या दे रखा है उसने 6 माइनस जेड, बल जबकि इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसने इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। इसलिए सबसे पहला काम है हमारा कि इक्वेशन हमेशा ध्यान देना कि क्या पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि बच्चे ध्यान देते नहीं है, इतने फुर्ती में रहते हैं। वही वाली बात है ना कि आज के दिन में स्वर्ग तो सबको देखना है लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं। भाई स्वर्ग तो तभी देखोगे पहले मरना पड़ेगा। अब पढ़ना तो चाहते नहीं आप, लेकिन चाहते हो नंबर बोर्ड में अच्छे आ जाएं, तो स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कहता है? आपका भाई राज सर कहते हैं। तो सर सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी सर? वहां मुझे x चाहिए पॉजिटिव, तो कॉमन ले लो सर -1, तो x -1 माइनस को नीचे शिफ्ट कर दो सर। यहां पे सर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए सर 1 होना चाहिए, तो सर 7 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भैया y -2, और 7 कहाँ शिफ्ट कर दो सर नीचे, तो 2p/7, और सर z-3/2। सर ये तो ठीक है, इसको शिफ्ट करो सर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट एक तो नेगेटिव है और ऊपर से 7 है, तो 7 कॉमन लो, तो ये बन जाएगा x -1/-3p/7। यहाँ तो सर ये ठीक है y -5/1। सर इसको हो जाएगा z-6/-5, माइनस कॉमन ले लिया। अब वो कह रहा है कि ये दो लाइन है और ये आपस में सर 90 डिग्री पे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के डायरेक्शन रेशो का जो प्रोडक्ट करके सम जीरो आने क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। a1 a2 आपको पता ही है, लिख देता हूँ, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आना चाहिए सर 0। a1 कितना है सर मेरा -3, a2 क्या है सर मेरा -3p/7, b1 क्या है सर मेरा 2p/7, यहाँ पे क्या है सर मेरा 1। सर यहाँ पे क्या है सर मेरा c1 2, यहाँ पे कितना है सर मेरा -5, ये कितना आना चाहिए सर 0। ये कितना होगा सर 9p/7। सर ये कितना होगा सर मेरा 2p/7। ये कितना होगा सर मेरा -10 = 0। ये इसको अगर मैं 10 उधर ले जाऊं तो सर ये यहाँ पे 7, ये कितना हो जाएगा सर 9p + 2p = कितना सर मेरा ये 10। इसलिए 11p किसके इक्वल आ जाएगा सर ये 70 के, और p किसके इक्वल आ जाएगा ये 70/11। इसलिए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/11। देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा रखे हैं नहीं लगा रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ दीजिए इजाजत। और सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हल्की सी भी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो या आपको हल्का सा भी कोई फायदा हुआ हो या फिर कोई भी नेगेटिव
चीज़ें आपको लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक में ज़रूर देके जाएं, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ दीजिए याद, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, इसी नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।